बच्चों हमारा न्यूमेरिकल सेशन चल रहा है जिसमें से हमारे 14 न्यूमेरिकल हो गए। अब हम इस वीडियो में 15वें न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। देखो 15वां न्यूमेरिकल क्या है, एक 5 × 10⁻⁴ कूलम आवेश पर, आवेश का मान कितना दिया हुआ है, Q0 इक्वल कितना दिया हुआ है 5 × 10⁻⁴, 5 × 10⁻⁴ कूलम। मैंने इसको Q0 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ देखो 5 × 10⁻⁴ आवेश का परिमाण कितना है, बहुत कम है और धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक। तो हम इसको परीक्षण आवेश कह सकते हैं। ये मान किसका है, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को हम किसी व्यक्त करते हैं Q0 से, करते हैं कि नहीं करते हैं। अब इसमें इस आवेश पर Q0 आवेश पर एक बल कार्य कर रहा है 2.25 न्यूटन का। तो एक बल कार्य कर रहा है F इक्वल कितना कार्य कर रहा है 2.25 न्यूटन का, ये बल कार्य कर रहा है। तब हमें ज्ञात करना है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात क्या करना है, E इक्वल हमें ज्ञात करना है। जो कितना इजी न्यूमेरिकल है। इसमें आपने एक परिभाषा पढ़ी होगी विद्युत क्षेत्र की, E इक्वल क्या होता है F/Q0, होता है कि नहीं होता है। एकांक परीक्षण धन आवेश पर, किसमें, विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यहाँ से आप क्या ज्ञात कर लोगे, ई ज्ञात कर सकते हो। मान दिए हुए एफ का मान कितना है 2.25 अपॉन, देखो यहाँ मात्रक रख सकते हो। वैसे कैलकुलेशन के टाइम मात्रक रखना जरूरी नहीं है, लेकिन फाइनली जो आंसर आता है वहाँ मात्रक रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आप रखना चाहें तो रख सकते हो न्यूटन, और Q0 का मान क्या है 5 × 10⁻⁴ कूलम। तो E इक्वल कितना आ गया, बताओ E इक्वल कितना हो गया, आ गया 4.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारे पास किसका मान आ गया, विद्युत क्षेत्र का। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, एक आयताकार निर्देशांक पद्धति में दो बिंदु धन आवेश, एक आयताकार निर्देशांक पद्धति है जिसमें दो बिंदु धन आवेश प्रत्येक 10⁻⁸ कूलम क्रमशः बिंदु दिए हुए पर स्थित हैं। बिंदुओं की स्थिति दी हुई है, उन पर स्थित हैं। निम्नांकित बिंदुओं पर क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो जो बिंदु दिए हुए हैं, एक्स अक्ष पर +0.1 मीटर, वाई पर 0 तथा एक्स अक्ष पर -0.1 मीटर तथा वाई इक्वल 0। तो दो आवेश किस प्रकार से स्थित हैं, माना कि यहाँ एक्स अक्ष दिया हुआ है, वाई का मान क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो इस प्रकार से कंडीशन बन रही है। माना कि ये क्या है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु O है, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा, ये एक्स अक्ष की धन दिशा। माना कि ये दूरी कितनी है 0.1 मीटर, यहाँ कोई आवेश स्थित है, और यहाँ कोई आवेश स्थित है, इसकी भी दूरी कितनी है 0.1 मीटर। अब देखो दोनों सिचुएशन से ये अप्लाई हो रही हैं कि कोई आवेश है 10⁻⁸ कूलम क्रमशः x इक्वल 0.1 मीटर पर, x इक्वल 0.1 मीटर पर, जहाँ y इक्वल क्या है 0। तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है, x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0। तो यहाँ क्या हो गया, y का मान 0 हो जाएगा। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0.1, 0। यही तो होंगे इसके निर्देशांक, लेकिन यहाँ निर्देशांक लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे -0.1, 0, y का मान 0 है और x का मान कितना है -0.1 है या नहीं है। तो सेकंड स्थिति यही दी हुई है, y इक्वल 0 तथा x इक्वल -0.1, जो कि ये वाली स्थिति हो गई। इस प्रकार से आवेश स्थित हैं और आवेश का मान कितना है 10 की पावर दिया हुआ है 10⁻⁸ कूलम। इसका भी मान कितना है 10⁻⁸ कूलम। ये आवेश दिए हुए हैं। अब इनके कारण अब इसमें 3 टाइप दिए हुए हैं। ए इक्वल मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है,
तथा उसका परमाणु व दिशा भी ज्ञात करनी है। तो एक नंबर 1 क्या दिया हुआ है, मूल बिंदु पर। मूल बिंदु मतलब ओ पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम देख रहे हैं कि 10⁻⁸ कूलम 10⁻⁸ कूलम परिमाण समान है, दोनों आवेशों का परिमाण कैसा है, समान है, तथा प्रकृति भी कैसी है, समान है या नहीं है। तो दोनों धनावेश हैं, प्रकृति दोनों की कैसी है, समान है। समान प्रकृति के आवेश जब दो स्थित हों तो उनकी मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, 0 होगा। कारण क्या है, देखो माना कि यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ भी क्या है, प्लस क्यू आवेश, 2 प्लस क्यू आवेश है। अब इसकी हमें इस मूल बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसे क्षेत्र रेखाएं खींचो, इससे क्षेत्र रेखाएं जाएंगी तो ऐसे जाएंगी, इससे क्षेत्र रेखा जाएंगी, ये परस्पर क्या हो जाएंगी, प्रतिकर्षित होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि क्षेत्र रेखा परस्पर आपस में कभी काटेंगी नहीं, तो ये एक दूसरे क्या कर देंगी, प्रतिकर्षित कर देंगी। ये क्या हो गई, प्रतिकर्षित हो गई, होंगी कि नहीं होंगी। देखो क्षेत्र रेखा क्या हो गई, प्रतिकर्षित, क्योंकि आवेश कैसी प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के हैं। तो ध्यान रखना, अगर 2 समान आवेशों के कारण, यदि ये पूछ लिया जाए 2 समान आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रतिरूप बनाइए, तो आपको किस प्रकार से बनाना है, ऐसे बनाना है। 2 समान आवेश, जैसे प्लस क्यू आवेश है या माइनस क्यू आवेश है, 2 समान आवेशों के कारण यदि आपसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रतिरूप बनाने के लिए कहा जाए तो आपको कैसे बनाना है, ये बनाना है। आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना। अब देखो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्या स्पष्ट हो रहा है, इस मूल बिंदु पर कोई क्षेत्र रेखा है क्या, मूल बिंदु पर कोई क्षेत्र रेखा है क्या, नहीं है। इसका मतलब इसके मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। तो इस मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, 0 हो गया। एक तो आप इस प्रकार से देख सकते हो, या आप इसका एक दूसरा कारण और लिख सकते हो। देखो कैसे लिखना है कि समान आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा परस्पर कैसी है, विपरीत। देखो ये तो विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है और ये विद्युत क्षेत्र इधर आ रहा है, परस्पर दिशा कैसी है, विपरीत है या नहीं है। समान प्रकृति के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा परस्पर कैसी है, इसके कारण इधर है और इसके कारण इधर है, ऐसे विपरीत है। जब एक दूसरे की विपरीत दिशा है तो विद्युत क्षेत्र परस्पर कैसे हो जाएंगे, अरे कैंसिल हो जाएंगे। तो उसके मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, 0 होगा, हुआ कि नहीं। तो यहाँ तक पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि देखो इसी न्यूमेरिकल में एक दूसरा पॉइंट और पूछ रहा है कि x = 0.2 मीटर, y = 0 पर। तो उसको और देख लेते हैं। नंबर 2, x = 0.2 मीटर, x का मान कितना है, 0.2 मीटर। नंबर 2, x = 0.2 मीटर और y = 0, तब विद्युत क्षेत्र क्या होगा। देखो x = 0.2, x यहाँ से अगर बात किया यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 0.1 मीटर हो गई, यहाँ से यहाँ तक 0.2 मीटर। तो माना कि यहाँ से आगे कोई बिंदु है, इसको शॉर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी शॉर्ट कर लो। तो यहाँ दूरी होगी माना कि 0.1 मीटर। तो यहाँ से आगे इस बिंदु पर, इस बिंदु की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 0.2 मीटर। अब इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी है, माना कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये C है। तो C बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु C पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र जो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, 0.2 मीटर। या हम ये कह सकते हैं कि जहाँ x का मान 0.2 मीटर है और y = 0 है, तब हमें क्या ज्ञात करना है, उस पर विद्युत क्षेत्र। तो उसमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए देखो A बिंदु पर उपस्थित आवेश के कारण और B बिंदु पर भी कितना आवेश उपस्थित, 10⁻⁸ कूलम। तो A बिंदु पर उपस्थित आवेश के कारण C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और B बिंदु पर उपस्थित आवेश के कारण C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, दोनों क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो हमें बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बताओ, KQ/r²। अरे मैं पढ़ा चुका हूँ, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, KQ/r²। तो यहाँ बिंदु A पर उपस्थित
आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। देखो इसके कारण हमें उस पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ई ए वेक्टर कह दो इसको, इक्वल कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, तो सॉरी के क्यू क्यू यहाँ आवेश का मान कितना है 10⁻⁸ कूलम। के क्यू का मान कितना 10⁻⁸ कूलम। ये आप इसको ऐसे ही रखा रहने दो क्योंकि आगे चल के ये कॉमन आ जाएगा और जो हमारी कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। अपॉन आर स्क्वायर, आर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 0.2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.1, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ आर का मान कितना आएगा 0.1 प्लस 0.2 का वर्ग आएगा कि नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं हम बिंदु बी पर उपस्थित आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र। तो बिंदु बी पर उपस्थित आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा ई बी वेक्टर किसके कारण, बी बिंदु पर उपस्थित आवेश के कारण सी पर विद्युत क्षेत्र। तो कितना हो जाएगा के क्यू का मान हम बाद में रख लेंगे, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक की 0.2 और यहाँ से यहाँ तक की 0.1, सो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी उसमें माइनस कर दो, तो 0.2 माइनस 0.1 का वर्ग। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की मध्य की दूरी हमें ज्ञात करनी है, उसको यहाँ ज्ञात करके यहाँ रख दो। तो अब जब बिंदु सी पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, बिंदु सी पर कुल विद्युत क्षेत्र या परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इन दोनों को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। तो ई सी वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर। ई सी वेक्टर कितना हो जाएगा ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर, दोनों को जोड़ के लिख दो यहाँ। तो ई सी वेक्टर इक्वल कितना है ई सी वेक्टर इक्वल ई ए वेक्टर के क्यू अपॉन यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, या आप इतनी का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ऊपर इसको मिटा देता हूँ, इसको ऊपर लिख दूंगा। अब देखो ई सी वेक्टर कितना हो जाएगा, ई ए वेक्टर कितना आया था यहाँ के क्यू अपॉन 0.2 प्लस 0.1 का वर्ग प्लस के क्यू अपॉन यहाँ कितना आया था 0.2 माइनस 0.1। तो ई सी वेक्टर इक्वल कितना आ जाएगा, के क्यू क्या ले लो इसमें से कॉमन, के क्यू दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या, इसको जोड़ के लिख दो 1/03 का वर्ग प्लस यहाँ 1 अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ कितना बचा 0.1 का वर्ग। सॉल्व कर लो इसको, तो यहाँ से ई सी वेक्टर इक्वल कितना आ जाएगा के क्यू, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, देखो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन इसका कितना हो गया 9 हो गया, तो 0.09 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 0.01, इतना ही तो होगा। इसका मान रख लो ई सी वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9, के का मान कितना हो गया 9 × 10 की पावर 9, क्यू का मान दिया हुआ है इसमें कितना है 10 की पावर -8, और इसको सॉल्व करके क्या आएगा, देखो आप इसमें से
इसका ये लघुत्तम आ गया, लघुत्तम कितना आ गया 0.09, और यहाँ कितना आ गया ऊपर, यहाँ कितना बचा 0.09 लघुत्तम आने के बाद में देखो 0.09 लघुत्तम आ गया, ऊपर कितना बचा 1 प्लस यहाँ क्या आ गया 0.09, कितना हो गया 10/0.09। अब इसको सॉल्व कर दो, टोटल कितना आ जाएगा, इसी वेक्टर इक्वल कितना आ गया, कैलकुलेट करो जल्दी, 1 × 10⁴ न्यूटन, कितना आएगा 1 × 10⁴, तुम्हारा मान कितना आ गया 1 × 10⁴। अब क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। इसे न्यूमेरिकल में 3 भाग दिए हुए हैं, एक तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब हम तीसरे की बात कर लेते हैं। देखो तीसरा क्या है, x = 2, y = 0.1 मीटर। x का मान कितना दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, इसको दोबारा से बना लेते हैं। दिया हुआ x = 0 और y = दिया हुआ है 0.1 मीटर। हमें इस बिंदु पर, उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x = 0, y = 0.1 मीटर है। उस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए देखो, यहाँ 2 आवेश कुछ इस प्रकार से स्थित थे कि एक तो आवेश यहाँ था, एक आवेश यहाँ था। 10⁻⁸ कूलम का आवेश यहाँ, 10⁻⁸ कूलम का आवेश यहाँ। ये इसका क्या था, मूल बिंदु हो गया। माना कि मूल बिंदु क्या है, O है। अब मूल बिंदु से y का मान कितना दिया हुआ है इसमें, माना कि यहाँ स्थिति क्या है, ये दूरी हो गई 0.1 मीटर। y अक्ष पर कितनी दूरी पर, 0.1 मीटर। अरे ये बिंदु कहाँ होगा, x = 0, y = 0.1 मीटर, y = 0.1 मीटर, ये हो गया। और y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो इस बिंदु पर x = 0 हो जाएगा और y की वैल्यू ये 0.1 हो ही गई। तो हमें इस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो इस बिंदु पर माना कि इसका नाम दे दो A, B और C। वहाँ ज़्यादा घपलेबाजी हो जाएगी, फिर चित्र स्पष्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो इसमें परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए देखो, ये क्या है, धनावेश से धनावेश के कारण क्षेत्रेखाएं निकलती हैं। तो इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा। इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, ऐसे होगा, बाहर की ओर होगा। ऐसे इस आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र इस पर कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। माना कि ये E1 वेक्टर है और ये क्या है, E2 वेक्टर। तो 2 विद्युत क्षेत्र हो गए, एक तो हो गया E1 वेक्टर, एक क्या हो गया, E2 वेक्टर। अब देखो हमें इन दोनों का क्या ज्ञात करना है। तो परिणामी किधर आएगा, परिणामी ऊपर की तरफ आएगा, परिणामी किधर आएगा, ऊपर की तरफ। या भी ऐसे भी अच्छा बना सकते हैं। आपने निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था, सेम वही कंडीशन है। अब देखो माना कि ये कोण क्या है, थीटा, ये कोण क्या है, थीटा, तो ये भी कोण क्या होगा, थीटा। थीटा क्या होगा, देखो ये दूरी कितनी दी हुई है, 0.1 मीटर, ये दूरी कितनी दी हुई है, 0.1 मीटर। ये दूरी 0.1 मीटर, ये दूरी 0.1 मीटर। ऊपर भी ऊंचाई कितनी है, 0.1 मीटर। इसका मतलब देखो यहाँ जो बिंदु है, ये वाली A और इसका नाम कुछ दे ही दो, माना कि बिंदु P है। A और P, AP की दूरी और BP की दूरी कैसी है, समान है या नहीं है। अब ये दूरी दोनों समान है, तो त्रिभुज कौन सा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज की जो समान भुजाएं, उनके सामने के कोण भी समान होते हैं। समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। ये भी बराबर की बजाय हुई, इसके सामने कोण भी, ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। ये त्रिभुज कौन सा बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। कारण क्या है कि देखो यहाँ से 1 मीटर की ऊंचाई पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कैसी होगी, समान होगी, क्योंकि ये दूरी कैसी है, समान है। तो ये कोण थीटा, तो ये भी कोण क्या हो गया, थीटा हो गया।
अब देखो हम बात करेंगे इस कोण की, तो ये कोण क्या होगा बताओ, ये कोण क्या होगा? अरे ये 0.1 मीटर, ये भी कितनी है 0.1 मीटर। ये भी त्रिभुज कैसा हो गया? त्रिभुज OBP, ये वाला त्रिभुज भी कैसा हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, होगा कि नहीं होगा? जब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये कोण थीटा है, तो ये भी क्या हो गया? थीटा हो जाएगा। ये भी कोण क्या हो जाएगा? थीटा। जब ये कोण थीटा हो गया तो इसके सामने का कोण ये भी क्या हो गया? थीटा। होगा कि नहीं होगा? अब ये कोण थीटा है तो ये भी क्या हो गया? थीटा, क्योंकि ये वाला त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये भी क्या हो गया? थीटा। यहाँ तक कोण समझ में आ गया कि नहीं? अब एक बात बताओ, ये दोनों दूरियां कैसी हैं? बराबर। ये दोनों कोण कैसी हैं? बराबर। आपको पता है ये कोण कितना है? 90 डिग्री। अरे एक्स अक्ष पर वाई अक्ष लंबवत होता है कि नहीं होता है? एक्स अक्ष पर वाई अक्ष कैसा होगा? लंबवत होगा। तो ये कोण कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया। अब इसका मतलब ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, ये कोण 90 का, ये दोनों बराबर होंगे। तो कब बराबर होंगे? जब ये 45 का, ये भी कितने का होगा? 45 का होगा। समझ में आ गया कि नहीं? अरे ये 45 का और ये भी कितने का होगा? 45 का होगा। तब ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। तभी ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। क्यों? 90 45 45। बाकी किसी स्थिति में ये इसको 90 बना करके बाकी किसी स्थिति में ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। 45 45 के होंगे तभी बराबर होंगे। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि ये वाला कोण कितना है? 45 का। ये भी कोण कितना है? 45 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं? ये कोण ही ज्ञात हो जाए, बस न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो ये भी कोण कितना है? 45 डिग्री। कैसे ज्ञात किया है? समझ में आ गया कि नहीं? ये जो त्रिभुज है इसमें ये 90 का हो गया, तो इनको 45 45 होना है, क्योंकि ये त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज। ये 45 हो गया तो ये भी कितना हो गया? 45। ये 45 है तो ये भी कितना हो गया? 45 शीर्षाभिमुख कोण हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो, अब E1 E2 के क्या ज्ञात कर लेंगे? हम घटक ज्ञात कर लेंगे कि x घटक कितना होगा, तो ये यहाँ कितना आ जाएगा? E2 cos थीटा। यहाँ कितना आएगा? E1 cos थीटा, क्योंकि ये x अक्ष है और ये क्या है? x अक्ष। ये इसके समांतर है तो ये क्या हो गया? x अक्ष हो गया। इसके समांतर ये क्या हो गया? x अक्ष हो गया। तो x अक्ष पर ये E2 का cos थीटा हो जाएगा, ये E1 का cos थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब y अक्ष पर देख लो, y अक्ष पर E1 sin थीटा हो जाएगा, E1 sin थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा? E2 sin थीटा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तो E1 sin थीटा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? E2 sin थीटा। आपको दिख नहीं रहा है तो इधर लिख लो, ये ऊपर थोड़ा, E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा। तो ऊपर जो ऊर्ध्वाधर घटक हो गया वो क्या हो जाएगा? E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? अरे ये हमने x घटक ज्ञात कर लिया, ये भी कौन सा घटक ज्ञात कर लिया? x घटक, जैसे नच्छी स्थिति वाला डेरिवेशन किया था उसी प्रकार से। और ऐसे ही हमने ऊर्ध्वाधर घटक भी ज्ञात कर लिया है, E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा। मैंने प्लस करके क्यों लिखा है? क्योंकि देखो ऊपर दोनों जुड़ रहे हैं, ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। x घटक परस्पर एक दूसरे से, x घटक परस्पर एक दूसरे से विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाते हैं? यहाँ कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा। तो यहाँ केवल चित्र इंपॉर्टेंट है। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? E वेक्टर इक्वल हो जाएगा E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा। यहाँ E वेक्टर इक्वल कितना आ जाएगा? E दुगना कर दो, क्योंकि E1 E2 दोनों कैसे हैं? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूरी समान है, आवेश का परिमाण समान है, तो E1 E2 दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो E1 sin थीटा, कारण क्या है? चूंकि E1 इक्वल E2, दोनों का परिमाण मोड लगा दो तो क्या हो जाएगा? दोनों का परिमाण कैसा हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो दोनों का परिमाण कैसा है? समान है। तो यहाँ E वेक्टर इक्वल कितना आ जाएगा? 2। E1 ज्ञात कर लो। अब बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है? KQ/R²।
तो के क्यू अपॉन ये आर, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? देखो 0.1 0.1 इन दोनों का वर्ग करेंगे तब ये दूरी आएगी, कितनी आ जाएगी? 0.1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 0.01 प्लस 0.01 कितना हो गया? 0.02 हो गया। इसका क्या कर दो? रूट कर दो, तो ये वाली दूरी आ जाएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? तो यहाँ इसको रख दो अंडर 0.02 का वर्ग, वर्ग से अंडर रूट चला ही जाएगा। साइन, अब देखो यहाँ थीटा का मान कितना है? ये कितना है? 45। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो ई वेक्टर इक्वल कितना आ जाएगा? 2 इंटू इसका मान कितना आता है? 9 इंटू 10 की पावर 9। के का मान कितना हो गया? 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। अब क्यू का मान कितना दिया हुआ है यहाँ? 10 की पावर -8 इंटू साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 √2 को नीचे रख देंगे, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 0.02 इंटू √2। तो यहाँ 1/√2 किसका मान है? साइन 45 का। इसको क्या कर दो? कैलकुलेट कर दो, कितना आ रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी कैलकुलेट करो जब तक मैं देख लेता हूँ। इसमें आंसर आ गया 6.36 इंटू 10 की पावर 3 6.36 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये क्या आ गया तुम्हारा? विद्युत क्षेत्र। मैंने ई वेक्टर लगाया है तो इसकी दिशा भी होगी, दिशा कहाँ होगी? बाई एच की धन दिशा में। तो यहाँ आप क्या लगाओगे? अगर सदिश में लिखना है तो आप यहाँ क्या लगाओगे? जे कैप। क्या लगाओगे? न्यूटन प्रति कूलम। यदि आप इसको वेक्टर से अगर आप यहाँ वेक्टर नहीं लगाओगे तो आप इसको जे कैप को हटा देना। वेक्टर लगाओगे तो आप जे कैप लगाना, क्योंकि किस दिशा में है? बाई एच की धन दिशा में। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? एक NaCl अणु में Na+ व Cl- आयन की दूरी 0.28 एंगस्ट्रॉम में अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, हमें पी वेक्टर ज्ञात करना है। तो देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? NaCl अणु में Na+ व Cl- आयन के मध्य की दूरी, आयन के मध्य की दूरी कितनी दी हुई है? R इक्वल कितनी दी हुई है? 1.28 एंगस्ट्रॉम। आयन की मध्य दूरी कितनी दी हुई है? 1.28 एंगस्ट्रॉम। अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? P ज्ञात करना है। अब इसमें ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है? P। द्विध्रुव आघूर्ण की हमें क्या करनी है? गणना करनी है। NaCl आयन दिया हुआ है, Na+Cl-। अब देखो एक बात बताओ, Na+ और Cl-, ये जो आवेश है धनावेश है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस पर एक इलेक्ट्रॉन अधिक है। इसका मतलब आवेश कितना है? एक इलेक्ट्रॉन वाला मैटर ही दो है, तो आवेश कितना है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जितना होगा उतना ही आवेश होगा, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होगा। तो क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? वृद्धि है। तो यहाँ जो आवेश हम लेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा? यहाँ P इक्वल क्या होगा? 2AQ, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से, या Q इंटू 2A वेक्टर। यहाँ आदेश में हल कर रहे हैं तो वेक्टर को हटाओ। तो ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जहाँ Q क्या है? द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, 2A क्या है? दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। तो मैंने आपको द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या बताई थी? माना कि ये यहाँ -Q आवेश है और यहाँ क्या है? +Q आवेश। तो पहले मैंने आपको द्विध्रुव पढ़ाया था। द्विध्रुव क्या है? दो विपरीत प्रकृति के आवेश, परिमाण में समान दो विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर स्थित हों। तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। कभी कभार, वैसे आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन
जो आदर्श द्विध्रुव की कभी कभार बात की जाती है कि आदर्श द्विध्रुव क्या है। तो आदर्श द्विध्रुव के लिए ध्यान रखना, ये जो आवेश है धनावेश और ऋणावेश, इसको तो किया जाता है जैसे आवेश Q टेंड्स टू इनफाइनाइट। आवेश का मान तो आदर्श द्विध्रुव की बात कर रहा हूँ। कोई द्विध्रुव आदर्श कब होगा? जब उनके आवेश का परिमाण तो क्या हो? अनंत हो। आवेश का परिमाण क्या हो? अनंत हो। तो उनके मध्य की दूरी बहुत कम हो, या हम ये कह सकते हैं मध्य की जो दूरी है अगर आप इसको 2a से व्यक्त कर रहे हो तो 2a टेंड्स टू 0। आदर्श द्विध्रुव की ये कंडीशन होती है। आदर्श द्विध्रुव कब कहेंगे? किसी द्विध्रुव को आदर्श द्विध्रुव कहा जाएगा कब? यदि उनके आवेशों का परिमाण अनंत हो और उनके मध्य की दूरी लगभग शून्य की ओर प्रवृत्त हो। शून्य तो नहीं हो ही नहीं सकती है। तो इसका मतलब कुल मिला के एक बात बताओ, किसी आवेश का परिमाण अनंत हो सकता है क्या? कि दूरी कभी शून्य हो सकती है क्या? फिर तो दूरी शून्य होगी तो इसका मतलब क्या हो गया? ओवरलैपिंग हो गई। यदि यहाँ अगर सदिश में बात की है तो ये विस्थापन होगा। 2a क्या है? यदि उनका विस्थापन कैसा हो जाए? शून्य हो जाए तो वो ओवरलैपिंग हो गई। प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश की ओवरलैपिंग हो गई तो वो द्विध्रुव नहीं बनेगा। तो लेकिन आदर्श स्थिति ये है। तो कोई विद्युत द्विध्रुव आदर्श कब कहलाएगा? जब जिन दोनों कंडीशनों को फॉलो करेगा। तो यहाँ हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहे हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P इक्वल क्या था? दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण इंटू उनका विस्थापन, दोनों आवेशों का विस्थापन ही तो द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा थी। तो यहाँ भी हमने क्या रखा है? अब इसमें रख लिया है P इक्वल Q डॉट 2a। अब हमारे पास दोनों राशियाँ दी हुई हैं, देखो दी है कि नहीं दी है। P इक्वल क्या हो जाएगा? Q का मान कितना है? इसमें NaCl, जो NaCl वो वियोजित अवस्था में Na प्लस और Cl माइनस, तो Na पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और Cl माइनस पर एक इलेक्ट्रॉन अधिक है। कुल मिला के एक इलेक्ट्रॉन का मैटर है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू दोनों की मध्य दूरी कितनी है? 1.28। एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में बदलेंगे तो यहाँ गुणा कितने का करना पड़ेगा? 10 की पावर माइनस 10। अब ये किस में कन्वर्ट हो गई? मीटर में कन्वर्ट हो गई। अब इसको क्या कर दो? डायरेक्ट सॉल्व कर दो, कुछ भी नहीं करना है। आंसर कितना आ गया? 2.04 इंटू 10 की पावर माइनस 29, 10 की पावर माइनस 29। अब यहाँ क्या आएगा बताओ? कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। मात्रक आप यहाँ से याद कर सकते हो। देखो इसका कितना हो जाएगा? कूलम, इसका क्या हो गया? मीटर, क्योंकि ये क्या है? विस्थापन है। तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना आ गया? 2.04 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलम इंटू मीटर। समझ में आ गया कि नहीं? अरे बहुत ईजी है, ऐसे ही आते हैं आपके 12th बोर्ड में। इतने नॉर्मल न्यूमेरिकल आते हैं जिसकी कोई हद। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। अब तुम्हारे एग्जाम्पल फिनिश हो जाएंगे। ये लास्ट है बिल्कुल एग्जाम्पल वाला, फिर अन्य महत्वपूर्ण कर लेंगे। देखो दो आवेश प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम का है, परस्पर 2 mm दूरी पर स्थित हैं। दो आवेश हैं, 1000 माइक्रोकूलम उनका परिमाण है और परस्पर कितनी दूरी पर स्थित हैं? 2 mm। तो Q इक्वल कितना दिया हुआ है? आवेश का परिमाण दिया हुआ है कितना? 1000 माइक्रोकूलम। तो 1000 माइक्रोकूलम, या आप कह सकते हो 1000 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ये आप इसको क्या कह सकते हो? देखो ये 10 की पावर 3 हो गई इंटू 10 की पावर माइनस 6 हो गई कूलम। अब ये कितना हो जाएगा? 10 के पावर प्लस के 3, 10 की पावर माइनस 6, तो कितना बचा? 10 की पावर माइनस 3 कूलम। लिख सकते हो कि नहीं? अब इनके मध्य की दूरी दी हुई है, R इक्वल दी हुई है 2 mm। R का मान कितना दिया हुआ है? 2 mm। इसको भी आप क्या लिख सकते हो? मिली डेसी सेंटी मिली। 10 की पावर माइनस 3 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। तो इसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? मीटर में कन्वर्ट कर लिया। mm में दिया हुआ था मान। अब देखो पूछ क्या रहा है? विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस विद्युत द्विध्रुव को 15 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। अब न्यूटन प्रति कूलम आ गया, इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र है। अरे मात्रक से ही पता चल रहा है कि ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। कि एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। एक विद्युत द्विध्रुव को कितने डिग्री कोण पर रखा हुआ है? 30 डिग्री कोण पर। ये कौन से डेरिवेशन से संबंधित है? मैंने
आपको पढ़ाया था एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलागुण, इसमें निश्चित रूप से बलागुण पूछ रहा होगा। तो 30 डिग्री कोण पर रखा गया, द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण की गणना कीजिए। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है, थीटा विकल दिया हुआ है 30 डिग्री, ई वेक्टर का मान दिया हुआ है या ई का मान दिया हुआ 15 × 10⁴ न्यूटन। ई का मान कितना दिया हुआ है 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। ये वैल्यूज हमें दी हुई है, तब हमें क्या ज्ञात करना है, टॉर्क ज्ञात करना है, बलागुण ज्ञात करना है। तो बलागुण क्या होता है पीई साइन थीटा। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, अरे पीई साइन थीटा क्या होता है, बलागुण होता है टॉ इक्वल, हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलागुण वाला डेरिवेशन किया था, उसमें हमने क्या ज्ञात किया था, टॉ इक्वल पीई साइन थीटा। तो यहाँ हमें पी सबसे पहले ज्ञात करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पी ज्ञात करेंगे। पी इक्वल क्या हो जाएगा Q × 2a, Q × 2a, Q का मान कितना दिया हुआ है 10⁻³ 10⁻³ × 2a, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है। तो दूरी कितनी दी हुई है 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ अब टॉ इक्वल क्या होता है, देखो टॉ इक्वल क्या होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। पी आप ज्ञात कर चुके, इसको डायरेक्ट रख दो यहाँ। तो टॉ इक्वल कितना आ जाएगा, पी का मान कितना है 10 × 10⁻³ × 2 × 10⁻³ अब ई का मान कितना दिया हुआ है, देखो ये रहा 15 × 10⁴। अब साइन थीटा, साइन कितना है साइन 30 डिग्री। टॉ इक्वल कितना आ जाएगा, अब इसको सभी को क्या कर दो कैलकुलेट। अब साइन 30 का मान रख लेना 15 × 10⁻² न्यूटन इंटू मीटर, क्या आ गया बलागुण कितना आ रहा है 15 × 10⁻² न्यूटन इंटू मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया बलागुण का मान। समझ में आ गया कि नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। टॉ इक्वल कितना आ गया 15 × 10⁻² न्यूटन इंटू मीटर। ये कैलकुलेशन में मैं ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ, क्योंकि यहाँ टाइम वेस्ट होगा। कंसेप्ट समझ लो, और कंसेप्ट आ जाए कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। कैलकुलेशन पावर बढ़ती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे। जब आपने अगर मेरी तरह छोड़ दिया ना, इसको कर लो आप छोड़ दो कि नहीं अरे ये कैलकुलेशन तो ये एग्जाम में करेंगे, तो निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। तो मैं तो यहाँ केवल आपको पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाने में ये कैलकुलेशन आप ही करोगे। मैं आपको कंसेप्ट बताऊँगा कैसे होगा, क्योंकि मैं करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा।